प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने उषा कविता के संदर्भ में पढ़ा था। हमने 3 प्रश्नों के बारे में भी बातचीत की थी, जिसमें प्रश्न थे कि उषा कविता में प्रकृति में पल पल में परिवर्तित परिवेश का चित्रण किया गया है। स्पष्ट कीजिए कि हर क्षण में प्रकृति का चित्रण किया गया है, ये बात थी। दूसरा जो प्रश्न था उसमें यह था कि उषा कविता में नवीन बिंब, नवीन प्रतीक तथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट कीजिए। और तीसरा जो प्रश्न था वो था कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में ग्रामीण अंचल का चित्रण किया गया है, कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, हम तीनों ही प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे। जहाँ पर उषा कविता का हमने अर्थ किया था वहीं पर अब इसे ग्रामीण अंचल से जोड़ते हुए और इसके भावार्थ पर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे यानी कि हम इस कविता के अंतिम छोर की तरफ चलते चले जाएंगे, तब तक आप लोगों के दिल और दिमाग में ये बात आसानी से बैठ जाएगी कि किस प्रकार से कवि ने प्रकृति का जो चित्रण है यानी कि पल पल में परिवर्तित स्वरूप का चित्रण किया, वहीं पर नवीन जो बिंब है, नवीन जो उपमान है, प्रतीक है, उनको काम में लिया। ग्रामीण अंचल से जोड़ने की बात कही। ये जो सारी बातें हैं ये बातें स्पष्ट होंगी। सबसे पहले कवि ने जो बात कही कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ पर आकाश को नीले शंख की उपमा दी। वहीं पर कुछ समय के बाद में, जैसे कि देखो समय परिवर्तनशील है और कवि ने गतिशील समय को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। कवि के सामने एक नया बिंब आ गया। पहले तो बिंब ये था कि जैसे कि आकाश है वो आकाश नीले शंख के समान है। वहीं पर दूसरा बिंब यह आया कि राख से लिपा हुआ चौका, चौका का अर्थ है रसोईघर, कि राख से लिपा हुआ रसोईघर, और वो भी अभी गीला पड़ा है। अब देखिए ना, ग्रामीण अंचल से जुड़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सुबह लोग जल्दी उठते हैं और स्नानादि करने के तत्पश्चात वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां पर शंख का वादन करते हैं। एक बात तो ये ग्रामीण अंचल से हमें जोड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो बिंब लिया यहाँ पर इन्होंने वो था राख से लिपा हुआ चौका। अगर अर्थ के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि अंधेरे का धुंधल का था और उसमें वातावरण में अभी गीला पड़ा है, वातावरण में नमी थी। लेकिन ग्रामीण अंचल की बात करें तो महिलाएं गांव में भोर में जल्दी उठती हैं और सबसे पहले अपने रसोई घर को लीपने का कार्य करती हैं, जो कि तुरंत नहीं सूखता। शहरी जीवन की अगर बात करें, शहरी जीवन में तो पोछा लगता है। बात यहाँ पर ग्रामीण अंचल की है, जहाँ पर आज भी दूर दराज के गांवों में हम देखें तो जहाँ कच्चे घर हैं वहाँ पर वो लीपने का ही काम करते हैं और वो तुरंत नहीं सूखता। तो यहाँ पर बात ये भावार्थ क्या है, यानी वातावरण में नमी है, अंधेरा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो महिलाएं जल्दी उठती हैं और अपने रसोई घर को लीपने का काम करती हैं, जो कि वो तुरंत नहीं सूखता, काफी देर के पश्चात वो यानी कि सूखता है। आगे कवि ने नया बिंब ले लिया, फिर से वो कल्पना कर रहा है और वो कल्पना करते हुए कह रहा है कि ऐसा प्रतीत तो होता है जैसे कि बहुत काली शील हो, उसके ऊपर लाल केसर मलने के पश्चात उसे धो दिया गया। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो काली शील है वो अर्थ के रूप में अंधेरे का प्रतीकार्थ है और लाल केसर है वो सूर्योदय की लालिमा के बारे में बताया गया है या उसका प्रतीकार्थ है। ग्रामीण अंचल से अगर अपन जोड़ें तो बात यहाँ पर आती कि जैसे कि काली जो शील है उसके ऊपर लाल केसर मलने के पश्चात उसे धोया जाए तो उसकी लालिमा पूर्णतः उतरती नहीं है, उस पर रह जाती है। यहाँ काली शील का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से है सिलबट्टा, जो महिलाएं उसके ऊपर मसाला पीसने का काम करती हैं।
कि महिलाएं जो कि अपने चौके को लीपने के पश्चात सिलबट्टे पर मसाला पीस करके भोजन बनाने की प्रक्रिया में लग जाती हैं। कितने सुंदर तरीके से कवि ने हमें उस गांव की जो सुबह है उस रोजमर्रा की जिंदगी से हमें जोड़ने का प्रयास किया है। कवि के सामने कुछ समय बाद में एक नया बिंब फिर उभर करके आ जाता है और यहां पर वो कह रहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। यहां जो बात कही ना कवि ने कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, यहाँ जो स्लेट है वो अंधेरे का प्रतीकार्थ है। लाल जो खड़िया है वातावरण में समाहित जो नवीनता है, लालिमा है, उसका प्रतीकार्थ। कवि ये कहना चाह रहा है कि वातावरण में अदृश्य हाथों ने जैसे कि लाल खड़िया चौक है उसको रगड़ दिया गया, लकीरें खींच दी गई हैं। पर इसका भावार्थ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में मासूम जो बच्चे हैं वो अपने नन्हे नन्हे हाथों में स्लेट और बर्ता लेकर के अर्थात चौक लेकर के और विद्यालय की ओर, पाठशाला की ओर अपने नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर होते हैं। वो अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से कवि ने हमें ये जो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलने की जो बात कही है वो बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने हमारे सामने ये बिंब प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से ये मासूम बच्चे अपने नन्हे हाथों में स्लेट लेकर के उस पर चौक रगड़ते हुए और अपने नन्हे पैरों से धीरे धीरे चलते हुए उज्जवल भविष्य की ओर चले जा रहे हैं। थोड़ा समय और बीतता है, कवि एक नए बिंब की फिर सर्जना करता है और कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो। कवि को नया बिंब नजर आता है। कल्पना करते हुए वो कह रहा है कि नीले रंग के जलपात्र में गोर वर्ण देह वाली कोई नायिका जैसे कि हिल रही हो अर्थात स्नान कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ जो कवि ने बात कही है वो ये बात कही है, नीले रंग का जलपात्र जो बताया ना, ये जलपात्र आकाश को बताया है। और जो गोर झिलमिल देह, यहाँ मानवीकरण कर दिया है, कवि ने मानवीकरण किया है कि गोर झिलमिल जो देह है, ये गोर झिलमिल देह है सूर्य की किरणों को बताया है कि नीले आकाश में सूर्य की किरणें व्याप्त हो जाती हैं और वो हिलती हुई हमें नजर आती हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल की बात करें तो हम इस रूप में बात कहें कि घर के जितने भी जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होने के पश्चात जो महिलाएं हैं वो अपने स्नानादि कार्य जो हैं उनमें लग जाती हैं। और अंत में कवि कह रहे हैं कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। मानवीकरण के माध्यम से बात समझाइए कि इस उषा रूपी नायिका ने जो हमें बार बार जादू दिखा रही थी, ये उषा रूपी जो सहचरी है बार बार हमें जो जादू दिखा रही थी, अब इसका जादू है वो खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि सूर्योदय हो गया है। और सूर्योदय होने के साथ ही पूरा का पूरा आकाश साफ और स्पष्ट नजर आने लगता है। अब कवि को और काल्पनिक बिंब वहां नजर नहीं आता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने ग्रामीण अंचल से जोड़ने का प्रयास किया कि गांव के जो लोग हैं सुबह जल्दी उठ करके मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शंख का वादन करते हैं। महिलाएं हैं जल्दी उठ जाती हैं, रसोई घर को लीपने का कार्य करती हैं और उनका जो रसोई घर है तुरंत नहीं सूखता। वो सिलबट्टे पर मसाला पीसने का कार्य करती हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया में लग जाती हैं। मासूम जो बच्चे हैं वो अपने हाथ में स्लेट लेकर के और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पीछे महिलाएं समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के स्नानादि कार्य में लग जाती हैं। और इस प्रकार से इस उषा रूपी नायिका का जादू टूट जाता है। यहाँ पर नवीन बिंबों का प्रयोग हुआ या नवीन उपमान आए हैं
और नवीन प्रतीक भी आए। यहाँ ग्रामीण अंचल से भी कवि ने पूर्ण रूप से जोड़ा है, हमें प्रकृति से जोड़ने का संदेश भी दिया है। तो वहीं पर हम बात करते हैं कवि के शिल्प पक्ष की, कला पक्ष की। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में, उषा कविता में कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यह छंद मुक्त रचना है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं, परंतु इसमें जो भाषा और जो लय है उसका सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है, बहुत सुंदर तालमेल बैठाया है। अनुप्रास है, उपमा है, मानवीकरण है, आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसी के साथ इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता की छटा देखने को मिलती है, और वहीं पर सुंदर शब्द योजना है। इस प्रकार से ये कविता बहुत सुंदर कविता रही है, और हमारे लिए भी एक तरह से संदेश छोड़ा है कवि ने कि हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति की गोद में हमें रहना चाहिए। मैं समझता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रकार से ये कविता आपके दिल दिमाग तक गई होगी, और इसको बहुत अच्छे ढंग से हमें और भी ज़्यादा तैयार करना है। जो पूर्व में बताए गए जो 3 प्रश्न हैं उनके संदर्भ में बात करनी है, उनको भी अपने को याद करना है, समझना है, प्रत्येक पंक्ति पर भी अपना पूरा ध्यान जाना चाहिए। और इस प्रकार से आज का ये जो पाठ है, या आज ये जो उषा कविता, वो पूर्ण होती है। धन्यवाद। नए वीडियो में हम नए पाठ के साथ, नई कविता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप लोगों से मेरा आग्रह फिर से है कि आप लोग ये जो वीडियो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके अन्य जो साथी हैं उनको भी पूरा लाभ मिल सके। एक नई छोटी सी बात और जोड़ूंगा मैं इसमें, कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी जो 12वीं का जो सिलेबस है उसको समाहित किया गया है। मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। और इतना ज़रूर है कि आप लोग इस चैनल पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा कर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे इसको और नए रूप में भी हम पेश करने का प्रयास करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।